हम लोग प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में संविधान संशोधन एक नज़र में पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक बात जान लीजिए, इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं आप कितनी भी बार लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, इसमें दिए गए क्वेश्चन का कोई मुकाबला नहीं है। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो ये जान लीजिए कि आपके लिए एकदम से रामबाण सिद्ध होगा, और नहीं पढ़ा है तब भी ये जो है रामबाण ही सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें चुन चुन के क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन सारे के सारे PYQs हैं जो CDS में आए हैं, फिर और उसके बाद UPSC में आए हैं, UP PCS में आए हैं। यानी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न, और ऐसे प्रश्न हैं जहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस और अच्छी खासी पकड़ हो सकती है। इसको कर लिया तो समझिए कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसको कर लिया तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर जैसे प्रश्न दिया है और जिस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको समझ लीजिए कि हर वो बात पता चल जाएगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में यहीं से आएगा, डायरेक्ट आएगा, इसके स्टेटमेंटों से आएगा, इसके एक्सप्लेनेशन से आएगा। शर्त लगा लीजिए, आएगा तो इधर ही से। मतलब कि ये आप इसको कर लेंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी, ना UPSC में, ना तो UP PCS में, ना अन्य किसी स्टेट PSC में। यहाँ तक कि आप लोग वनडे एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं इस पूरी की पूरी सीरीज में। तो हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है इसमें? भारत के संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है? तो ठीक है, कौन सा पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है? एक संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है कि संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन का मतलब है कि राज्यसभा भी हो सकती है और वह लोकसभा भी हो सकती है। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब जब एक स्टेटमेंट बनेगा तो यही एक स्टेटमेंट ये दे देगा, एक स्टेटमेंट कोई और दे देगा। तो इसलिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा, इसमें दिए गए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा संशोधन विधेयक। बिल्कुल सही बात है कि दोनों सदनों में इसे कैसे पारित होना चाहिए? 2/3 बहुमत से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अगला क्या है? किसी संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों से अनुसमर्थन करवाए जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी कह रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक संघीय मामलों से जुड़ा हुआ है तब वहाँ पर आधे राज्यों के अनुसमर्थन करवाने की ज़रूरत होती है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। बिल्कुल सही बात है कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना आवश्यक होता है। मतलब कि वह संविधान संशोधन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता और ना ही उसे जो है खारिज कर सकता है। ठीक है, संविधान के भाग ये क्या है? संविधान के भाग 20 में, ये क्या है? संविधान के भाग 20 में, और अनुच्छेद कितना है? 368। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, संविधान संशोधन किसको? संसद को संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों सदनों में इसे विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि सदन की कुल संख्या के बहुमत, यानी कहने का मतलब है कि सदन की कुल संख्या कितनी होती है? वर्तमान में तो हम देख रहे हैं कि लोकसभा में 543 है, और उसके बाद में जो है राज्यसभा में कितनी है? 250। तो यहाँ पर क्या है? उसका बहुमत मतलब इसके आधे से एक अधिक। तो आधे से एक अधिक कितना होगा? आधे से एक अधिक यानी 125
125 दूना 250 होता है, तो 125 हो गया, तो +1 यानी 126 लोग चाहिए अगर वो राज्यसभा में हैं, और इसका आधा कर लीजिए +1, तो ये क्या होगा, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत हो गया, प्लस 2/3 बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग मतदान दिए हैं, वो ये कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। यदि विधेयक यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था में संशोधन की बात करता है, तो कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, सामान्य बहुमत। क्यों? क्योंकि आधे राज्य वैसे भी इतने बड़े हो गए, इतना ज़्यादा संख्या हो गई, तो वैसे ही क्या होगा विधेयक बहुत दिक्कत हो जाती अगर यहाँ पर विशेष बहुमत दे देता। तो सामान्य बहुमत से भी पारित कराएंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो पहले ही राज्यसभा लोकसभा में विशेष बहुमत से पारित कराया जा रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल में से सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। बहुमत सदन में उपस्थित के बीच मतदान हो, ठीक है, या राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देगा, वह विधेयक को ना तो अपने पास रख सकता है और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ना तो अपने पास रख सकता है, मतलब कि पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे सहमति देना ही देना है। विधेयक का दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है और संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। सही स्टेटमेंट याद रखना, स्टेटमेंट कि संविधान संशोधन विधेयकों में, क्योंकि उसे दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है। यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, एक निम्नलिखित में से किस निर्णय से अभिकथित है? हम जानते हैं कि केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की एक मूल संरचना है या फिर संविधान की एक मूल आकृति है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से हमने इस बात को देखा। फिर है अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन शक्ति निम्न संसद के संविधान संशोधन से संबंधित कुछ विवाद दिए गए हैं। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1951। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1951 का है। इसमें क्या कहा है, 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन भाग 3 में संशोधन करके मूल अधिकारों भाग 3 में संशोधन करके मूल अधिकारों को लिया जा सकता है तथा विधि अनुच्छेद 13(2) के प्रयुक्त विधि शब्द के अंदर, देखिए ये इसको स्पष्ट तरीके से समझिए। हुआ क्या था, हुआ यह था कि ये जो भूमि सुधार से संबंधित कानून थे, क्योंकि हमारा जो संपत्ति का अधिकार था एक मूल अधिकार था, ऐसे में कई सारे भूमि सुधारों को लागू करने में कई सारी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो बहुत सारे जो ज़मींदार थे, काश्तकार जिनके पास बहुत ज़मीनें थी, उस ज़मीनों को सरकार ले रही थी और उसके बाद में जिन भूमिहीनों को बाँट दे रही थी। तो इसलिए वो कोर्ट में चले गए कि ये तो हमारी संपत्ति को ले ली जा रही है, जो कि हमारा ये मूल अधिकार है। तब वहाँ पर प्रथम संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जिसके अंतर्गत भूमि सुधारों से संबंधित जो है प्रावधान जोड़े गए। तो यहाँ पर देखिए फिर मामला शंकरी प्रसाद मामले गए, मतलब कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो वहाँ पर शंकरी प्रसाद मामला बनाम भारत संघ मामला जब आया, तो देखिए शुरुआत में क्या था, शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू थे, शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय जो संशोधन किया जा रहा था, सबको मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को भी पता था कि यह जो है भारत के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तब इस याद रखने के लिए ध्यान रखना कि शुरुआत की बात थी, तब उन्होंने कहा कि हाँ, मूल अधिकारों में 368 के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है और 13(2) के तहत वह विधि नहीं होगी। 13(2) के तहत विधि का मतलब क्या है, 13(2) में कहा गया है कि मूल अधिकारों
अधिकारों का लघुकरण करने वाली विधियाँ क्या होंगी? शून्य होंगी। यानी अगर कोई विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों को हनन करती है, जो मूल अधिकारों को कम करती है, मूल अधिकारों को बाधित करती है, तो जितना बाधित करेगी उतनी मात्रा तक वह शून्य हो जाएगा। यानी उस विधि के जितने प्रावधान मूल अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, मूल अधिकारों को कम करेंगे, उतनी मात्रा तक वो प्रावधान खत्म हो जाएंगे। तो शंकरी प्रसाद मामला 1951 में कहा कि 368 के माध्यम से किया गया संशोधन 13(2) के अंतर्गत जो विधि शब्द दिया है, विधि अलग है और संविधान संशोधन अलग है। विधि अलग है, संविधान संशोधन अलग है। इसलिए जो है संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। ये शुरुआती मामला है। अगला बात है गोलकनाथ मामला पंजाब। गोलकनाथ मामला 1900 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, बहुत फेमस है ये गोलकनाथ। ये सारे इसमें कहा गया कि इसमें शंकरी प्रसाद के मामले को उलट दिया गया, शंकरी प्रसाद के मामले को उलट दिया गया। और यहाँ पर कहा गया कि 368 के तहत किया गया संविधान मूल अधिकारों को नहीं, मतलब कि शंकरी प्रसाद मामले में कहा गया कि 368 के माध्यम से संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, मूल अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। और यह 13(2) के तहत विधि ही है, यानी संविधान संशोधन भी एक विधि ही है संविधान। ठीक है, किसमें कहा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967। 24वें संविधान संशोधन द्वारा गोलकनाथ मामले के निर्णय को फिर से क्या किया गया? फिर आया 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से गोलकनाथ मामले के निर्णय को क्या कर दिया गया? संविधान संशोधन के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया। और कई जो है संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अधीन पारित कोई भी विधि 13 में प्रयुक्त नहीं होगी। और इसके बाद में 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि 368 के माध्यम से किया गया संविधान संशोधन विधि नहीं है, अतः यह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक। फिर आता है केशवानंद भारती मामला 1973। केशवानंद भारती मामले में 24वें संविधान संशोधन को वैध करार दिया गया है। तो कहा गया कि 368 के माध्यम से पारित विधियां 13(2) के तहत पारित विधियां 13(2) वाली विधि नहीं है, लेकिन कोई भी विधि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। संविधान संशोधन करिए, चाहे मूल ढांचे में भी, मतलब कि मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। 1973 का केशवानंद भारती मामला। और ये याद रखना है कि इसने 24वें संविधान संशोधन को वैध करार दिया था। और मिनर्वा मिल्स मामला 1980 आता है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में कहा था कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है, इस आधार पर उसका पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो इससे पहले भी क्या था कि जो है कई सारे संशोधनों में मतलब ये बात कह दी गई थी कि संविधान संशोधन का पुनर्विलोकन करना जो है न्यायपालिका के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन यहाँ पर मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में कहा गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का मूल ढांचा है और वह उसके आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने के लिए जो है किसी भी विधेयक का पुनर्विलोकन कर सकती है। देख रहे हैं कितनी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे तो फेल होने वाले नहीं हैं। यद्यपि अनुच्छेद 2 और 3 में किसी भी परिवर्तन से संविधान में बदलाव हो सकता है, परंतु यह बदलाव संसद द्वारा साधारण कानून बनाकर किया जाता है, ना कि 368। बिल्कुल सही बात है कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो राज्य होते हैं, राज्य की सीमाओं में, नामों में, क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 4 में क्या दे दिया गया है कि इस तरीके का जो संशोधन होगा वह संविधान संशोधन नहीं होगा। मतलब कि साधारण विधि के माध्यम से नए राज्यों का समावेश, पुराने राज्य जो हैं उनकी सीमाओं, नामों में, क्षेत्रों में कटौती बढ़ोतरी की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा पहला सही हो गया।
दूसरा हमारा क्या है, संविधान को साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधित किए। बिल्कुल, संविधान संशोधन के तीन तरीके हैं। एक तो है साधारण बहुमत, एक तो है विशेष बहुमत, दूसरा है कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन, कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। इन तीन तरीकों का इस्तेमाल करके संविधान में संशोधन किया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 2 के अधीन क्या कहा गया है, 2 में क्या लिखा है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 3 के अधीन राज्यों की सीमाओं, नामों आदि में परिवर्तन की बात की गई है और संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। यह संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाएगा, साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाएगा, ना कि 368 के माध्यम से, 368 के माध्यम से। देखिए यहाँ पर जो है, होता संविधान में संशोधन ही है, होता संविधान में संशोधन ही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो साधारण बहुमत के माध्यम से होता है, ना कि 368 वाला विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति वाला। भारतीय संविधान में संशोधन साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन के माध्यम से किया जा सकता है, तीन तरीके के। अब आगे हमारा क्या है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सभी राज्यों के लिए यह अधिदेशात्मक हो सकता है कि वे शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित करें। बिल्कुल सही बात है, इसमें सभी राज्यों के लिए यह अधिदेश हो सकता है कि वे शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित करें। प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि प्रतिनिधियों का चुनाव 5 वर्ष के लिए और प्रत्यक्ष तरीके से होता है, मतलब जनता चुनती है। सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है कि पंचायतों में 1/3 सीटें सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस तरीके से हमारा नहीं, नहीं, नहीं। एक चीज़ यहाँ पर क्या हो गया, जिन राज्यों में मतलब कि जहाँ पर अगर जहाँ पर जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, जहाँ पर जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, वहाँ पर जो है त्रिस्तरीय नहीं बल्कि द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाया जाएगा। तो यहाँ से ये गलत हो गया, सॉरी कीजिए। तो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति। देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर कहीं पर केवल शब्द दिया है, सभी शब्द दिया है, तो ऐसे शब्दों से हमें थोड़ा सा सावधान रहना है और हमने थोड़ी सावधानी नहीं बरती तो गलत हो गया। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध क्रमशः पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने से संबंधित है। 243(20) में पंचायतों के स्तरों की चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पर जिनकी संख्या 20 लाख या उससे कम है, तो उन जैसे राज्यों में मध्यवर्ती पंचायतों का गठन करना नहीं है, छूट है। और 243 डी में पंचायतों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, 243 डी, और प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला हमारा है कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? नहीं। पहले ही हमने पढ़ा कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, नहीं बुलाई जा सकती, तो ये तो गलत हो गया। विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विहित विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। हाँ, जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उन्हें विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से। विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। देखिए फिर से वही वही स्टेटमेंट वही रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही रिपीट होंगे और एग्जाम में यही सब आएगा। विधेयक को और किसी टेस्ट सीरीज में
इतना दम नहीं है कि वो कट पेस्ट करा सके, लेकिन यहाँ पे दम है, इस इन 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 प्रश्नों में दम है कि आपको एग्जैक्ट यही मिलेंगे। विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पूरा स्थापित किया जा सकता है। यह बात सही है कि विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पूरा स्थापित किया जा सकता है। विधेयक को गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है। हाँ, संविधान संशोधन विधेयक गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा, गैर सरकारी सदस्य का मतलब है कि जो मंत्री नहीं हैं, चाहे वह जो है सत्तारूढ़ दल का नेता सत्तारूढ़ दल से हो, चाहे विपक्षी दल से हो, जो मंत्री नहीं हैं वो गैर सरकारी सदस्य कहा जाएगा। और गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा भी संविधान संशोधन विधेयक लाए जा सकते हैं, याद रखना, लाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। और संशोधन विधेयक को सरकारी और गैर सरकारी, यानी सरकारी सदस्य, प्राइवेट सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। और विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जा सकता है। विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जा सकता है। संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वहाँ पर संयुक्त बैठकें नहीं की जा सकती। संघात्मक ढांचे से संबंधित उपबंधों पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन लेना जरूरी है। जब संघीय मामला मतलब राष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को बदलना हो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को बदलना हो। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को बदलना हो, ये चीज़ हो गया। अगर जैसे देखा जीएसटी आया था, जीएसटी भी क्या था, कर जैसे मुद्दों को संशोधित कर रहा था, मतलब कि संघीय ढांचा को प्रभावित कर रहा था। कर उसमें राज्य भी प्रभावित हो रहे थे, केंद्र भी प्रभावित हो रहा था। तो ऐसे में क्या उसको भी आधे राज्यों के अनुसमर्थन की ज़रूरत पड़ी थी। वहीं पर मतलब कि अगर हमें जो है हमारा जो शक्तियाँ दी गई हैं, सातवीं अनुसूची में संशोधन करना हो तब भी, क्योंकि केंद्र राज्य और उसके बाद में केंद्र राज्यों के मध्य में कार्य क्षेत्रों के बंटवारा से संबंधित है। तो ऐसे में यह भी संघीय मामला, तो यहाँ पर भी विशेष विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ती। फिर है राष्ट्रपति संसद संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। एग्जाम में कह देगा कि वह जो है संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और ये या तो ऐसे दे देगा कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, उसके बाद स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। तो पुनर्विचार के लिए वो लौटा ही नहीं सकता, वो तो जो है स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। इतना बात याद रखनी है। भारत के संविधान में नवी अनुसूची किस संशोधन में जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। पहला संविधान संशोधन 1951 ना पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से नवी अनुसूची जोड़ी गई। इसके नव इसके तहत एक अनुच्छेद 31 बी जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 31 बी जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 बी के माध्यम से नवी अनुसूची को जोड़ा गया। इस सूची में शामिल किसी विषय की न्यायालय में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, परंतु केशवानंद भारती मामले में आए फैसले के बाद में अब का जो है यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि नवी अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन वे उन कानून के जो 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है कि जो है इसमें क्या था, 31 बी जोड़ा गया और नवी अनुसूची जोड़ी गई। और ठीक सब और कहा गया कि संविधान मतलब कि इस नवी अनुसूची पर इस पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जो है किया जा सकता है जो 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल होंगे। इस तरीके से हमने देख लिया। अगला है संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचे का बिल्कुल सही बात है कि संसद के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी अंग के किसी भी अंश को संशोधित, बशर्ते वह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे के बिल्कुल सही बात है कि
कि जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में ही 1973 में आया था, इसलिए यह सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में ही दिया था। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः दोहराया। ठीक है, कौन सा ऐसा केस था जिसमें केशवानंद भारती मामले के मूल ढांचे के सिद्धांत को फिर से बरकरार रखा गया, उसको दोहराया गया। वह था मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का था, उसमें दोहराया गया। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लास्ट तक आते आते आपको सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट खुद ब खुद याद हो जाएंगे। आप 10 बार लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, लेकिन जब एमसीक्यूज करने लगेंगे आप फंस जाएंगे। लेकिन इसको कर लेने के बाद आप कहीं के भी, किसी के भी एमसीक्यू करिए, फंस जाइए तो मुझे कहिएगा। आपका एग्जाम में भी आप नहीं रुकने वाले। एग्जाम में भी इनसे सारे सवाल एग्जैक्ट डिक्टो यही ऐसे ही भाषा में आएंगे और ऐसे ही आएंगे। इन्हीं कथनों में से कोई एक यहाँ से उठा लिया, कोई कहूँ और से उठा लिया, ऐसे उठा उठा के प्रश्नों को देगा। यहीं से आने वाला है तो यही पढ़िए और यहीं से पढ़िए। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधानों के संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। नहीं नहीं नहीं, संविधान संशोधन विधेयक को पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मत करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसके लिए क्या है, विशेष बहुमत का प्रावधान है, और वो कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत से होना चाहिए। अगला हमारा क्या है, राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी या फिर वह सहमति को अपने पास संरक्षित रख सकता है, किंतु वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वह जो है संसद में पेश कर सकता। एक मिनट, विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। पूछ रहा है कौन सा सही है, और यह भी बात तो सही है कि हमारा ये तो गलत है कि जो है पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी, और उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी, फिर वह सहमति अपने पास संरक्षित रख सकता है, किंतु किसी विधेयक को पूरा नहीं, संरक्षित भी नहीं, तो तीसरा भी गलत है। ये स्टेटमेंट, ये देखिए, ये भी आयोग का ही गलती है। यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हमें विधेयक को संसद के दोनों सदनों से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के, ये बात एकदम सही है, ये बात गलत है, तो ये गलत है, तो दूसरा गलत होता तो ये भी गलत हो जाता, यानी सब गलत हो गया। यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर गलती हुई है, ऑप्शन में गलती हुई है, दूसरा सही है। दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, सही तो है। और क्या कहा है, भारतीय संविधान के में संशोधन, तो यहाँ पर गलत हो जाता, तो इसलिए हमारा जो है ये ऑप्शन गलत है। प्रत्येक का कहा है, संसद को दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों अलग अलग शब्द देना चाहिए थे क्या, इस वजह से गलत हो गया। अच्छा देखिए कितनी माइनर सी बातें हैं। विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले, दोनों सदनों में, हाँ दोनों सदनों में ऐसा होता है, लेकिन अलग अलग इसे लिखना चाहिए, इस वजह से शायद गलत मान लिया है, लेकिन ये गलती है, ऐसे तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चलिए हम लोग इसको फिर से स्पष्ट कर लेते हैं। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या प्रस्ताव को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहली बात यह है कि पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है।
विधेयक को विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य, हमने विशेष बहुमत पहले ही पढ़ा कि जितने लोग होंगे 250 लोग हैं उनका आधा कर दो प्लस वन, ये बहुमत प्लस उपस्थित जितने लोग हैं और मतदान करने वाले जो लोग हैं उनका दो तिहाई सदस्य का बहुमत चाहिए। ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन में पारित किया जाना चाहिए, प्रत्येक सदन में। तो वैसे भी लिखा था, बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं, लेकिन ठीक है, ऐसे भी हो गए। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी यदि वह विधायिका द्वारा विधिवत पारित किया गया है। वह ना तो विधेयक को अपने पर सहमति के लिए रोक सकता और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो हमने क्या देखा कि वह ना तो सहमति के लिए रोक सकता है, ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो इस वजह से ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, केशवानंद भारती मामला 1973 में दिया गया। बिल्कुल सही बात है कि मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया और अब तक की सबसे बड़ी बेंच यही है। उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है, गलत बात है। उद्देशिका भारत के संविधान का भाग है, यह केशवानंद भारती मामले में ही आया है। ठीक, संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। भाई साहब, संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, बस मूल ढांचे को उल्लंघन ना करे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, तीसरा गलत था तो ये गलत हो गया, ये गलत, दूसरा गलत है तो ये गलत हो गया, तो पहला ही सही होगा हमारा। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संवैधानिक शक्ति संविधान की मूल संरचना को बदलने की नहीं है। मतलब कि 368 के माध्यम से संविधान की मूल संरचना को वह बदल नहीं सकती। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है केशवानंद भारती मामले में ही। इसके अलावा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 24वां संविधान वैधता को बरकरार रखा गया और कहा गया कि किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने हटाने का अधिकार है, बस मूल संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 वाले को किसमें, केशवानंद भारती मामले में बरकरार रखा गया था। कहा गया था कि मूल अधिकार को भी संशोधित कर सकते हो, कम कर सकते हो, हटा सकते हो, बस मूल संरचना प्रभावित नहीं। और मूल संरचना तय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। ठीक, समय समय पर। अब यहाँ पर है, हमें ध्यान देना है थोड़ा सा। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है कि 101वां संविधान संशोधन, एक भारत द्वारा राज्य क्षेत्रों का अधिग्रहण, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित नहीं, 101 जीएसटी से संबंधित है और 100 जो है किससे संबंधित, ये ऐसे दिया है, देख रहे हैं ऐसे दिया है। तो कई बार अगर कोई एक्सप्लेनेशन देता है, ऐसे देता है ना, तो उसको उलट देता है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ऐसे कर देता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो दोनों गलत है। 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत द्वारा कुछ राज्यों का अधिग्रहण किया गया और बांग्लादेश को कुछ राज्यों का हस्तांतरण किया गया। और 101 जीएसटी कैसे, जब भी हम कहीं निमंत्रण में जाते हैं तो 101 रुपया लिखवाते हैं, तो किससे दिखाते? पैसा। तो और जीएसटी किससे संबंधित? कर यानी पैसा। तो इसे याद रखेंगे। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 100वां संविधान संशोधन 100th संविधान संशोधन अधिनियम 2015 राष्ट्रपति द्वारा 21 मई 2015 को 119वें संविधान संशोधन विधेयक 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 वो होता है जो संविधान में प्रस्तुत किया जाता है, और अधिनियम वह होता है जो दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो विधेयक था तो मंजूरी मिली। भारत बांग्लादेश, इतना याद रखिए कि भारत ने बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने भारत को कुछ भूमि दी, लिया, यही काम हुआ 101 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। और ये कौन सा विधेयक था? कई बार जो है स्टेट पीएससी में पूछ लिया जाता है या वनडे एग्जाम में कि विधेयक कौन सा था। ये विधेयक था 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। और उसके लिए कौन सा था? 119वां। और जबकि जीएसटी के लिए 122वां और ये जे और 101वां संविधान संशोधन 22 जुलाई। बाकी सब ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं। और
2016 में पारित बाई 2016 में यह पारित हुआ था। ठीक, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा है? संवैधानिक संशोधन के लिए पेश किए गए विधेयक पर असहमति की स्थिति में संविधान संयुक्त बैठक, हम पहले ही बैठ चुके हैं कि संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, और भाई साहब क्या कह रहे, बुलाई जा सकती है तो कटम कुट। ठीक, अब क्या है कि कह रहा कि संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक केवल संसद में, हम पहले ही बोल चुके हैं कि संसद के किसी भी सदन में, तो केवल शब्द, तो ये भी कटम कुट। और उसके बाद में राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है, नहीं भेज सकता, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी कटम कुट। तो तीन की तीनों, अब पूछा है कौन सा सही नहीं है, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना है, तो ये तीनों के तीनों सही नहीं है। ठीक, हम पहले ही सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि रट जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की शक्ति और इसके लिए प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है। 368 संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का उल्लेख करता है। देखिए, संविधान संशोधन किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, विधान मंडलों में नहीं। राज्यों में संविधान संशोधन को लिए कोई भी चीज़ विधेयक, राज्यों में संविधान संशोधन विधेयक को नहीं। और जो आप कह रहे थे कि आधे राज्यों की स्वीकृति की जरूरत होगी जब संघीय मामला, तो पहले पहले संसद के दोनों सदनों से, वो पहले वह संसद से पारित होगा, पर प्रस्ताव पहले पहले संसद में आएगा, पहले वह संसद में आएगा, फिर संसद उनको भेजेगी। ऐसा नहीं है कि पहले शुरुआत में ही कोई विधेयक विधानमंडलों में आ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक, याद रखिएगा, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। यह बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक सदन में उसे पारित कराना, अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति दोनों के बीच असहमति संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। हमने पहले ही देखा कि संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में राष्ट्रपति ना तो उस विधेयक को अपने पास रख सकता है, ना 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति विधेयक को ना तो अपने पास सुरक्षित रख सकता है, ना ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर दोनों साधारण बहुमत से, ऐसे कौन को वो साधारण प्रकृति के नजर आएंगे हमको, साधारण बहुमत से किनको किनको, यानी वो 368 के राज्यों की विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि राज्यों की विधान परिषदों का अगर उत्साधन मतलब, और उनका जो है उनका उनको उनको उनके अस्तित्व को खत्म करना हो, या फिर उनके यहाँ विधानसभा का सृजन करना हो। नागरिकता का अर्जन और समाप्ति, ये भी एक साधारण विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है। तभी तो हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया था, मतलब संसद लाई थी, सरकार लाई थी। नए राज्यों का प्रवेश और प्रस्थापना, बिल्कुल नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत पहले ही 4 में कह दिया गया है कि इनके काम संविधान संशोधन, मतलब कि साधारण बहुमत होंगे। संविधान संघ राष्ट्रपति के ना 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 ना, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन में बदलाव करेंगे तो पूरा संघीय मामला है, ये गलत गलत गलत। तो चौथा गलत, तो ये गलत, ये गलत, और उसके बाद में ये भी गलत, तो हमारा अपने आप ये सही। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संघीय मामला प्रभावित होगा, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा 1 2 3 ही होगा। संविधान को 3 प्रकार से संशोधित, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के साधारण बहुमत से। तो यहाँ पर 368 के द्वारा 368 के दायरे से बाहर कौन कौन से ऐसे हैं जो 368 के दायरे में नहीं आते हैं। वो है जब हम लोग नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करनी हो, नए राज्यों का गठन और उसके क्षेत्रों, सीमाओं, मौजूदा नामों में परिवर्तन करना हो ना, राज्यों की विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन करना हो। 3 चीज़ें हैं, राज्यों का प्रवेश स्थापना करनी हो, नए राज्यों का गठन, मतलब कि ये नए राज्य का मतलब है कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई क्षेत्र नहीं था, अब वो भारत के क्षेत्र में आ चुका है,
ठीक, ये है नए राज्यों का गठन। अब नए राज्यों का प्रवेश हो गया। अब नए राज्यों का जो है गठन कैसे होता है, मतलब कोई राज्य था उसको तोड़ के कोई नया राज्य बना दिया गया ना। उसकी सीमा में इतना किसी और राज्य का था, उसको किसी और राज्य को दे दिया ना, और उसकी सीमा में परिवर्तित हो गया। तो ये है जो हमने देख लिया। और राज्य में विधान परिषद होती है, यानी जो उनका उच्च सदन होता है, कई कई जगह पर जैसे उत्तर प्रदेश में है, तो द्विसदनी विधायिका जहाँ पर होती है वहाँ पर ऐसा किया जा सकता है, उसको ख़त्म और किया किया जा सकता है आसानी से। लेकिन यहाँ पर विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि सदन का बहुमत, मतलब कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। जब मौलिक अधिकारों में संशोधन करना हो, मौलिक अधिकार जैसी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और इनको बड़ी आसानी से हम लोग संशोधित नहीं कर सकते, इसलिए इनके लिए विशेष बहुमत है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अगर डीपीएसपी में कोई संशोधन करना हो तब भी हमें क्या पड़ेगा, 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बड़े इम्पोर्टेंट मामले हैं। वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी के, और वे सारे के सारे जो पहली इसमें और इसमें नहीं है, जो इसमें और इसमें नहीं है, उन सबको यहाँ पर संशोधित किया जा सकता है 2/3 के। और इसमें इसमें क्या है, जैसे कि इसमें जो नहीं है, इसमें इसमें दिए गए प्रावधानों को में जो नहीं है उनको, ठीक, यानी इनके अलावा। अब देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन संघीय मामला है, कितना बड़ा मामला है, बाप रे बाप। राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया में तुम चेंज कर रहे हो, पूरा का पूरा संघ राज्य सब प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए इसको 2/3 बहुमत की जरूरत, तो विशेष बहुमत की जरूरत तो होती है, प्लस आधे राज्यों की अनुसमर्थन की भी जरूरत होती है, ठीक। और इसके बाद में क्या कहा गया है, इसके बाद में कहा गया है संघ और राज्य की कार्यकारी शक्तियां। सोचिए, संघ और राज्य की कार्यकारी सूचियां, मतलब कि जो हमारी अनुसूची दी गई है वो 7वीं अनुसूची, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में अगर विधायी शक्तियों का बंटवारा करना हो, ये भी क्या है, संघीय मामला है। इसलिए यहाँ पर हमें आधे, और इन दोनों में से जो नहीं है, जब यहाँ पर जो चीज़ें दी है, इसको 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 छोड़कर यहाँ पर जो बचेगा सब यहाँ पर आएंगे, संशोधित होंगे इस तरीके से। अगला हमारा क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। संविधान संशोधन हेतु प्रस्तुत किसी निजी विधेयक के लिए राष्ट्रपति के नहीं, चाहे वह निजी विधेयक हो चाहे सरकारी विधेयक हो, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चलेगी, नहीं लगेगी अगर वह संविधान संशोधन विधेयक है। तो पहला तो गलत, अगर हमारा पहला गलत हो गया तो दिमाग लगाते हैं, पहला गलत, ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा, ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा ना। अब देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद नहीं, ना तो विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है, ना ही मतलब राज्य में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता शुरुआत में, ठीक है, नहीं किया जा सकता, शुरू यहाँ से नहीं किया। तो दूसरा, जब दूसरा गलत तो जाहिर सी बात है सब गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए 368 में दोनों सदनों की संयुक्त संयुक्त बैठक हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो सब के सब गलत हो जाएंगे। इतना देख लीजिए, रट जाएगा, रट जाएगा। 10 बार लक्ष्मीकांत पढ़ लो, हल कर पाना तो कहना। 10 बार कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन इसको कर लेने के बाद 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भारतीय संविधान, और बार बार रटा भी जाएगा। जो चीज़ें आप जो है 10 बार रटेंगे, वही चीज़ें आप इस सीरीज को देखकर ही, इस वीडियो को देखकर ही उसको रट सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है, और यह संशोधन के लिए विस्तृत प्रक्रिया भी प्रदान की गई है। यह संसद को सशक्त करता है कि वह अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान की किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। मतलब कि वह क्या कर सकती है, किसी उपबंध का परिवर्तन, परिवर्तन मतलब उसमें कुछ बढ़ा सकती है, परिवर्तन या निरसन उसमें कुछ चेंज कर सकती है ना, और उसके बाद में निरसन यानी उसको खत्म भी कर सकती है 300, लेकिन उससे किसी आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि आरंभ जो होगा वो संसद के किसी भी सदन से हो सकता है, बस विधानमंडलों को छोड़कर। मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयकों पर संविधान संशोधन विधेयकों के लिए भी राष्ट्रपति की जरूरत नहीं होती। संविधान संशोधन विधेयक है तो राष्ट्रपति की सहमति लेने की जरूरत ही नहीं। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में विधेयक के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि कहा जाता है, लिखा है कि संसद के दोनों सदनों से संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पारित होना चाहिए। ठीक है। हमारा है पंथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? पंथ निरपेक्षता शब्द, पंथ निरपेक्षता हम जानते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य। देखिए 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्तावना जोड़ी गई वो पंडित नेहरू द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव का ही संशोधित रूप है। 42वां संविधान संशोधन, इसमें कौन कौन से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना भारतीय संविधान को मूर्त रूप प्रदान करता है। ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या है? अच्छा 14, यहाँ से फिर वो पेज रिपीट हो गया है, तो हम लोग 14 के बाद 15 चलेंगे। दो बार रिपीट हुआ है ये पेज। चलते हैं पर 15 वाले में। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में लिखकर पर विचार किए, इसे संसद के दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से और विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सही है, सही है। और पूछा क्या है? गलत है। अगर हमारा पहला सही है तो ऑप्शन ये बनेगा ही नहीं, ऑप्शन ये बनेगा ही नहीं, ऑप्शन ऑप्शन ये बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो गलत पूछा है जबकि ये सही है, और इसमें कहा है कि ना तो पहला गलत है ना तो दूसरा, तो यहाँ पर क्या हो जाता? असत्य। तो यहाँ पर जबकि पहला तो क्या है हमारा? सही है, तो ठीक है, और इसलिए गलत हो गया। और दूसरा क्या है कि संसद संसद के दोनों सदनों में असहमति न संयुक्त अधिवेशन, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है, अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता भाई साहब, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन के हिसाब से ये तो वैसे तो गलत है, लेकिन ऑप्शन में गलत पूछा, इसलिए यह उत्तर हमारा बी हो जाएगा। संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और 108 संयुक्त बैठक इसको साधारण बहुमत के मामले में, साधारण विधेयकों के मामले में गतिरोध होने की स्थिति में 108 के तहत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक। और उसका क्या कहा गया है? अब जहाँ थोड़ा सा रिपीट होगा तो वहाँ हम थोड़ा तेज चलेंगे। संविधान में 42वां संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से क्या शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या शामिल किया गया? हाँ, यहाँ पर जो है 42वां क्या किया गया था? लोकसभा की कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। यह बात जो है बिल्कुल सही है कि लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक। इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बिल्कुल सही बात है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर यहाँ पर जो है इसको शामिल किया गया था, तो ये सही है। इस संविधान परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक। इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में बिल्कुल सही बात है, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करके, जैसे वन्य जीव, नापतौल, न्याय का प्रशासन, वन्य जीव, न्याय और शिक्षा, इन 5 चीज़ों को जो है राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया था। तो यहाँ पर हमारा सब सही हो जाएगा, मतलब कि 5 वर्ष 6 वर्ष बढ़ा मूल कर्तव्यों को, फिर संविधान में प्रस्तावना में 7वीं अनुसूची, सब सही था। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 5 वर्ष के, लेकिन जब फिर क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978, कैसे याद रखेंगे? 1978, देखिए 448, तो ऐसे याद रख सकते हैं। 1978 में पुनः इसको क्या कर दिया गया था? 5 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। और उसके बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एक नया अनुच्छेद भाग
4 का या 4A जोड़ा गया और उसमें केवल और केवल एक अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, 51A जोड़ा गया है। और यह किसकी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। इसके बाद में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और हमने देखा था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया है ना। कानून व्यवस्था, सैन्य बलों को भेजने की शक्ति को केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए सैन्य बलों को भेजने की शक्ति को जोड़ा गया 7वीं अनुसूची में संशोधन करके। ठीक, फिर है भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवी, बिल्कुल सही बात है कि संसद के पास यह अधिकार है कि संसद के पास अधिकार है कि किसी कानून विशेष को, किसी कानून विशेष को वह कहाँ पर, नवी अनुसूची में डाल सकती है। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्या है, तो पहला तो सही था, तो पहला सही था। ठीक, नवी का कहा गया है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई नहीं निर्णय किया जा सकता है। इसलिए हमारा दूसरा वाला गलत होगा, दूसरा गलत है, दूसरा ये गलत होगा। क्योंकि पहला सही है तो इसलिए क्या होगा, ये वाला भी गलत होगा, तो हमारा ये सही है। देखिए, संविधान में प्रथम संशोधन 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे न्यायिक समीक्षा से बचाने का प्रयास किए गए। लेकिन 2007 में एक निर्णय आया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है 2007 में। ठीक है, अब देखिए भारत के संविधान की देखिए क्या कहा है, भारत संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया गया। ये 44वां संविधान संशोधन नहीं था, गलत है। इसलिए भारत के संविधान में 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि वह यह एनजेएसी से संबंधित था। यानी कि जो अभी कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो उसमें क्या कहा जाएगा कि एक आयोग बनाया जाएगा और जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो ये वाला तो सही, लेकिन पहला गलत था। ठीक, 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 329 का जोड़कर 329 का जोड़कर 329 339 329 दो को हटा देंगे तो ये दोनों बन जाएंगे और ए जो है जोड़ा गया। इसमें क्या है कि 305 देखिए 75 में, क्योंकि 73 में केशवानंद भारती मामला, तो 2 साल बाद 75। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष 339 मतलब कि 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से जो 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 300 अनुच्छेद 329 था, अनुच्छेद 329 में यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को क्या न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन 44वां संविधान, देखिए 42वां संविधान संशोधन की गलतियों को 44वां संविधान संशोधन सुधारेगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 की धारा 36 को निरसित कर दिया गया, मतलब ये चीज़ें खत्म कर दी गई। और 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014, 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ऐसे ही याद है। एनजीएससी लाया गया, जिसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। हाँ, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण करने की पावर दी गई थी एनजीएससी में। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, संशोधन विधेयक को केवल लोकसभा गलत गलत 100 बार पढ़ चुके हैं कि दोनों सदनों में गलत। संशोधन विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा, बिल्कुल सही बात है, कोई मंत्री भी पेश कर सकता है, कोई गैर सरकारी सदस्य भी पेश कर सकता है, इसलिए दूसरा सही होगा। ठीक, दूसरा सही है। और राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर सहमति देना बाध्यकारी, बिल्कुल बाध्यकारी, तो पहला गलत था, तो पहला गलत है, पहला गलत है। दूसरा सही था, तो तीसरा तो सही ही है, लेकिन जब दूसरा सही है तो स्टेटमेंट हमारा ये बनेगा, क्योंकि दूसरा इसमें ही दिया है।
संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य बनाया गया है और वह न तो विधेयक को अपने पास रख सकता है और न ही पुनर्विचार। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 और कौन सा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है। प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है। ठीक है, इसको देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा सही है। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा सहमति देना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा और तीसरा तो सही। पहला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है। आधार, क्योंकि यही लोग तो करते, लेकिन यहाँ पर संसद, तो ठीक है, तीनों सही है। क्योंकि क्योंकि जो विधेयक पेश किया जाता है इन्हीं के द्वारा पेश किया जाता है, तो आधार तो यही है। ठीक है, देखिए 368 में संशोधन और आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय जनप्रतिनिधियों की ही होती है। प्रस्तुत भी वही करते हैं और उसके बाद में सहमति वोटिंग भी वही करते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी संसदीय संप्रभुता में निहित है। दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति ना तो विधेयक को अपने पास रख सकता है, ना ही पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से व्यवस्था की गई, उसी की जो है स्वीकृति देना अनिवार्य है। अगला हमारा क्या कह रहा है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम मूल कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मूल कर्तव्य? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम मूल कर्तव्य है और 86 संविधान संशोधन अधिनियम मूल कर्तव्यों से जुड़ा। क्यों? क्योंकि 86 का मूल, यहाँ पर 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा वाला जोड़ा गया था और ठीक बाकी तो 10 42 से जोड़े गए थे। हम जानते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको हमने जब मूल कर्तव्य पढ़ा है, मूल कर्तव्य वाले में एकदम अच्छे से, मतलब कि मूल कर्तव्य के आपको कोई क्वेश्चन कभी परेशान करने वाला नहीं है उस वीडियो में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने? 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा, 11 मूल कर्तव्य, जिसमें क्या कहा गया है, माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 आयु वर्ग की अपनी यथास्थिति बालक या प्रतिपाल, मतलब कि वे जिसका पालन पोषण शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, शिक्षा का अवसर। और 94 संविधान संशोधन अधिनियम 1998 में मूल कर्तव्य कोई व्यवस्था नहीं थी, संबंधित नहीं है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यह संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह समिति की, बिल्कुल जो भी संशोधन हुआ था वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही हुआ था। इसमें समान न्याय को बढ़ावा देने, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने की बात की, बिल्कुल सही बात है। 39 जोड़कर ऐसा किया गया था। पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा के उपाय भी यहाँ पर जोड़े गए थे 48A के तहत। ठीक है, और सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए भी जो है नहीं, इसको जो है हमने जानते हैं 97। तो सहकारी समितियों वाली जो बात है वो 97 संविधान संशोधन अधिनियम 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किया गया था। इसलिए हमारा क्या होगा, चौथा गलत होगा। चौथा अगर गलत है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही हो जाएगा।
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लाया गया। यह समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को निःशुल्क सहायता देने के लिए 39 ए जोड़ा गया। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ऊपर पढ़ चुके हैं। 48 का द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के उपाय 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और पेशेवर प्रबंधन से संबंधित उपबंधों को अनुच्छेद 43 बी और 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 अनुच्छेद 43 बी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन में यह विहित किया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा राज्यों की विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी? ये कौन सा था संविधान? 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से यह व्यवस्था की गई। तो इसमें क्या कहा गया? 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। 87वां संविधान संशोधन 2003 राज्य निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन एवं सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 1991 की जगह पर 2001 की जनगणना का आधार बनाया गया। तो देखिए 87 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 87 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो परिसीमन होता है, मतलब कि निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन के जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। परिसीमन का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, जैसे आपने विधानसभा सुनी होगी, संसदीय क्षेत्र सुनी होगी। क्या है? निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से किसी प्रतिनिधि को चुना जाता है। तो वहाँ पर जनसंख्या का आधार क्या था? पहले था 1991, लेकिन अब जनसंख्या का आधार 2001 कर दिया गया। 2001 कर दिया गया। कौन सा? 87 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण भी है, तो ये सीटों का आरक्षण का आधार भी 2001 की जनगणना को बनाया गया कि 2001 की जनगणना के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। ठीक। और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समितियों से, और 90 संविधान संशोधन अधिनियम असम विधानसभा में अनुसूचित और गैर अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। 90 संविधान संशोधन अधिनियम असम विधानसभा में अनुसूचित और गैर अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से संबंधित है। अगला है, संसद की संशोधन करने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? हम जानते हैं वह अनुच्छेद 368 है, इसलिए ये सही हो जाएगा। 368 में संविधान संशोधन के लिए प्रक्रिया और नियमों का उल्लेख किया गया है कि पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं, रिपीट हो जाएगा। दोनों सदनों में किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संघीय मामला है तो कम से कम आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकता, राष्ट्रपति उसे रोक नहीं सकता और उसे पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। 24 संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से 360 का संबंध किससे? 360 में वित्तीय आपातकाल दिया है। वित्तीय आपातकाल 13(2) क्या है? 13(2) ये कहता है कि अगर भाग 3 में मूल अधिकारों का असंगत संशोधन किया जाता है, असंगत रूप से कोई विधि ऐसी है जो मूल अधिकारों को कम करती है, तो वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। 13(2) में भाग 3 के 13(2) में कहता है कि मूल अधिकारों में कोई असंगत परिवर्तन होता है तो वह क्या होगी? वह विधि शून्य हो जाएगी। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। अगला हमारा क्या है? सूची मिलाना है। हाँ, देखिए हम जानते हैं कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? ये संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। उसके बाद में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 मतदान की आयु को 21 से घटा के 18 करता है। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा के अधिकार से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से। तो इस तरीके से हमारा
सुमेलित हुए। हम जानते हैं कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल का प्रावधान किया गया। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को निर्भरता से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें जो है पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से जो निर्वाचन मतलब चुनाव वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से क्या जोड़ा गया? 21A, अनुच्छेद 21A तो कभी कभी देता है सीधा कि शिक्षा का अधिकार शिक्षा का मूल अधिकार किसमें दिया? 21 दे देगा, 21A दे देगा, तो हमें क्या चुनना है? 21A को चुनना है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अगला है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 367 क्या है? 368 के माध्यम से संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। 368 में संसद के संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का उल्लेख है। 3 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं: साधारण, विशेष, आधे राज्यों की अनुमति। 360 में वित्तीय आपातकाल। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 330 में दिया गया। 330 में अनुसूचित जाति यानी ST SC जातियों के लिए आरक्षण की जो बात है वो 330 में दी गई है। 343 में भारत संघ की राजभाषा के बारे में। भारत संघ की राजभाषा क्या है? राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा हिंदी है। 343 के तहत। और संविधान के 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के संदर्भ में विचार कीजिए। इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को विस्तृत किया गया है। मंत्रिपरिषद के आकार को विस्तृत नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, क्योंकि 15% से अधिक जो है नहीं हो सकते, तो क्या है? सीमित किए गए। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि तो सही पूछा है तो ये गलत। और इसके अनुसार मंत्रिपरिषद सदस्यों की संख्या लोकसभा और राज्य विधानसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, तो पर हमारा दूसरा गलत। सही है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 91 के माध्यम से नहीं किया गया था। 91 के माध्यम से नहीं, तो केवल और केवल दूसरा सही है, केवल और केवल दूसरा सही है। हम जानते हैं कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया और यह कुल सदस्यों के CM सहित PM सहित 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन 12 से कम भी नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी और 12 से कम भी नहीं होगी। और यह जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से दिया गया और यह मौलिक अधिकार है। ठीक। भारतीय तेज पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि जो है बातें रिपीट हो रही हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाहित किया गया है? संविधान संशोधन करने के लिए हमें 368 का सहारा लेना पड़ता है। तो 368 का सहारा लेना पड़ता है। फिर उसके बाद में हमारा 368 के माध्यम से संविधान के भाग 20 याद रखना है कि भाग कौन सा है? भाग 20 है, अनुच्छेद 368 है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और उसके बाद में नियमों का उल्लेख है। यहाँ पर साधारण बहुमत, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति, विधानमंडल की सहमति के तरीके दिए गए हैं। और संविधान संशोधन का मतलब कि संसद साधारण द्वारा किया गया संशोधन संविधान का संशोधन का अंग नहीं, क्योंकि संसद इसमें बहुमत की स्थिति में निरस्त। ठीक। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन में संसद के अलावा किसी अन्य निकाय या संविधान आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। संसद के अलावा होती है ना, अगर संघीय मामला जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है? विधानमंडलों की ज़रूरत होती थी। यहाँ पर ये गलत होगा। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। इस मामले राष्ट्रपति पुनर्विचार देने के लिए नहीं कह सकता। बिल्कुल सही बात है कि वो पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता, तो दूसरा सही है। और पूछा क्या है? कौन सा कथन सत्य है? तो केवल और केवल दूसरा सत्य है। संविधान संशोधन में किसी अन्य निकाय या आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। अच्छा, दोनों माना है। संविधान संशोधन बात सही, केवल संविधान संशोधन संसद में वो भूमिका की बात कर रहा था, तो भूमिका के हिसाब से तो भूमिका तो होती है राज्य विधानमंडलों की।
चलिए भाई साहब, इन्हीं की बात मान लेते हैं। ये कहता है कि प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती, वो बात सही है, लेकिन भूमिका तो होती है अगर संघीय मामला जुड़ा हुआ। तो राष्ट्रपति की अनुमति देना अनिवार्य है। फिर क्या है, मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में। इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत केवल एक संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा इसे परिवर्तित ही नहीं किया जा सकता। मूल ढांचा अपने आप में क्या है, मूल ढांचा अपने आप में भी मूल ढांचा है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता 368 के माध्यम से। तो पहला तो गलत। मौलिक अधिकार की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संभार, बिल्कुल सही बात है कि यही तो जो है भारतीय संविधान का क्या है, सौहार्द मूल विशेषता है, मूल विशेषता सौहार्द मूल विशेषता है। अगला हमारा है कि यह संविधान संशोधन करने के लिए संसद को असीमित शक्ति देता है। नहीं, संसद को सीमित नहीं बल्कि सीमित शक्ति देता है, क्योंकि उसे मूल ढांचे के दायरे में रहना। तो केवल और केवल दूसरा सही होगा, बस हमारा दूसरा ही सही होगा। इस तरीके से हमारा देखें। केशवानंद भारती मामला है जो 1973 में आया, मूल ढांचे का सिद्धांत इसमें आया। इसमें कहा गया कि संसद किसी भी विभाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मूल ढांचा प्रभावित नहीं करेगी। मूल संरचना मूल मूल ढांचे का ही अंग है, तो मूल ढांचा भी अपने आप में मूल संरचना है। संविधान की सर्वोच्चता की बात करते हैं। संविधान की सर्वोच्चता क्या है, सार्वभौमिक लोकतांत्रिक तथा गणतंत्रात्मक प्रकृति। सर्वोच्चता मतलब मूल ढांचा क्या है, तो संविधान की सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, इसको पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं किया जा सकता। संविधान के संघीय स्वरूप को नष्ट नहीं किया जा सकता। राष्ट्र की एकता और अखंडता को, संसदीय प्रणाली को और ये सब चीज़ें संशोधित नहीं की जा सकती। संशोधित मतलब इसके खत्म नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन की संसद की शक्ति सीमित है, इस सिद्धांत के माध्यम से सुनिश्चित हुई, जिसके उपयुक्त संदर्भों में देखा जा सकता है। संविधान संशोधन के लिए असीमित शक्ति नहीं है, सीमित शक्ति नहीं, सीमित शक्ति है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था को, कल्याणकारी राज्य को, न्यायिक समीक्षा को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को, कानून के शासन को, 32, 136, 141, 142 सर्वोच्च न्यायालय और 226, 237 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को दी गई शक्तियाँ, न्याय तक प्रभावी पहुँच, समत्व का सिद्धांत, मौलिक अधिकारों के आधार का सिद्धांत, व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों की भी सौहार्द, ये सारी चीज़ें मूल ढांचे का अंग है, इन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है। क्या था, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक शर्त, व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, समत्व का सिद्धांत, न्याय तक प्रभावी पहुँच, 32, 136, 141, 142, 226, 227, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका स्वतंत्रता, कानून का शासन, कल्याणकारी राज, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। इधर क्या देखा था, संसदीय प्रणाली, राष्ट्र की एकता अखंडता, संविधान का संघीय स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, सार्वभौमिक लोकतंत्र तथा गणतंत्रात्मक प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। अब है हमारा कथन और कारण के रूप में दिया है। क्या दिया है, संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के साथ दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है, जिसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं में भेजा जाना चाहिए और कम से कम आधे राज्यों विधानसभा उसकी अनुमति। संविधान संशोधन विधेयक कोई संयुक्त बैठक नहीं है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो है जब संघीय मामलों से जुड़ा होगा तभी ऐसा किया जाएगा, इसलिए यह गलत है। तो यहाँ पर हमारा डी होगा, ए गलत है, किंतु आर से केवल उसी मामले में जब क्या हो, आधे जब जो है विधेयक संघात्मक प्रकृति का हो, संघात्मक प्रकृति को सब पर नहीं। भारत में संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, नहीं है पूछा है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना तो ब्रिटिश संविधान की तरह बहुत सरल है, बिल्कुल सही बात है। भारत में जो संविधान की प्रक्रिया है ना तो ब्रिटिश संविधान की तरह बहुत सरल है और ना ही अमेरिकी संविधान की तरह बहुत ही जटिल है, तो यह तो सही है। अनुच्छेद 368 के संसद की 368 संशोधन शक्ति और संबद्ध प्रक्रिया का उल्लेख करता है। संसद को यह शक्ति है कि वह संविधान में इस हेतु विहित प्रक्रिया के तहत किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के ढांचे में परिवर्तन नहीं। बिल्कुल सही बात है कि 368 के अंतर्गत कहीं भी संशोधन करो, बस मूल ढांचा परिवर्तित ना हो। ठीक, कोई भी संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पूरा स्थापित किया और यदि किसी विधेयक
विधेयक में संघीय महत्व का कोई विषय है तो उसे विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है तथा राज्यों की विधानमंडल। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने के लिए अपने पास रोक कर नहीं रख सकता, लेकिन यह देखिए कुछ पिछले का पुनर्विचार उचार के लिए किसी ना तो पुनर्विचार के लिए ना ही रोक सकता है। तो यहाँ पर डी वाला गलत, डी ही पूछा है। ना तो रोक कर रख सकता है और ना ही विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक, बाकी सब सही था। असत्य कथन को चुनना है। असत्य कथन तेज क्यों चल रहे हैं? क्योंकि पीछे बहुत सारे हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, क्योंकि अलग अलग पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है। बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? कह रहा नहीं होती है, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, ऐसा तो पूछा है यही सी। और संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन, बिल्कुल सही बात है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर मिलाने की बात दी है। हम जानते हैं 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। 9वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान, 24वां संविधान। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1958 भारत पाकिस्तान के समझौते बेड़ूबाड़ी क्षेत्र का पार्थक्य। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 19 ये क्या था? 1960 का था। इसमें बेरूबाड़ी का मामला जुड़ा हुआ था। 26 संविधान संशोधन, 26 किससे? प्रिवी पर्स से जुड़ा है। प्रिवी पर्स का मतलब है कि जब जो है रजवाड़ों को भारतीय राज्य में मिलाया जा रहा था तो उन्हें कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए थे। उसी को जो है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति देना बाध्यकारी है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इस तरीके से हमने देख लिया। भारतीय संसद न केवल भारतीय राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन कर सकती है, बल्कि भारतीय क्षेत्र को पृथक कर वो किसी अन्य देश को दे सकती है। 1958 के देखिए, भारत की संसद क्या कर सकती है? संसद जो है राज्यों के नामों में सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा वह जो है भारतीय राज्य के किसी क्षेत्र को अलग करके किसी को जो है किसी को दे भी, लेकिन यह संसद के माध्यम से। तभी तो हमने देखा था कि 100 संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से कुछ जो है क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया था और कुछ क्षेत्र जो है हमने बांग्लादेश से लिया था। 1958 के भारत पाकिस्तान समझौते का अनुपालन करने के लिए बेरूबाड़ी जो मामला था, पाकिस्तान को बेरूबाड़ी क्षेत्र प्रदान किया गया ना। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित करके 1958 में भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। निम्नलिखित में से संविधान में कौन सा उपबंध साधारण बहुमत कौन सा उपबंध निम्नलिखित में से कौन से संविधान के कौन से उपबंध साधारण बहुमत से परिवर्तित साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता? वे कौन है? जो विधान परिषदों का सृजन और उत्साधन साधारण बहुमत से किया जा सकता होता भी है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन, बिल्कुल ये भी हो सकता है। संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करना हो, ये भी साधारण बहुमत से। बीच शक्तियों का पृथककरण वितरण नहीं, शक्तियों का पृथककरण वितरण करने के लिए यहाँ पर संघीय मामला जुड़ा हो तो 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति। फिर विधायी शक्तियों के वितरण के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इतना ही दिया है, उसको तो एक्सप्लेन हमने कर ही दिया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से यह किया गया था कि राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। अगला हमारा क्या है कि सामाजिक एवं आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति देना। ठीक, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगाया जाना। फिर भूमि सुधारों एवं न्यायिक समीक्षा की 9वीं अनुसूची, ये क्या है? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से यह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दी गई। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाया गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही। और उसके बाद में भूमि सुधार एवं न्यायिक
न्यायिक समीक्षा को 9वीं अनुसूची में, ये याद रखना है, ये तो दोनों आपको समझ याद, लेकिन ये दोनों याद रखना है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान आरक्षण वाले जो बात है ना, सामाजिक आर्थिक रूप से, और उसके बाद में विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति प्रतिबंध, ये प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से कंफ्यूज हो जाएगा इंसान। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बानवे बानवे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? देखिए, 92 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी नेपाली को। देखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, तो ये जो है क्या था, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये क्या था, नहीं जोड़ी गई, नहीं 92 संविधान संशोधन के माध्यम से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी, बोडो और उसके बाद में डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसको BDMS करके याद रखते हैं। तो ये दोनों तो जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली इसमें शब्द दिया है, बोडो भी दिया है, मैथिली भी दिया है, संथाली, बोडो नहीं दिया, तो बोडो तो यहाँ पर है, लेकिन नेपाली जो है बाद में नहीं था, बल्कि 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था नेपाली भाषा को। ठीक। निम्नलिखित की 8वीं अनुसूची में से किस संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की भाषाओं को नहीं जोड़ा गया? कौन सी नहीं थी? हम जानते हैं कि 92 संविधान संशोधन अधिनियम था, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम भी था और 21वां संविधान, लेकिन 93 संविधान संशोधन के भाषाओं के संबंध में नहीं है। ठीक है, 93 संविधान संशोधन नहीं है, जबकि 93 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित। तो शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण संबंधित कौन सा है? 93 संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने की बात 93 संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। अब देखिए, 91 संविधान संशोधन अधिनियम के में क्या किया गया है? संसद के दोनों सदस्यों की संख्या को नियंत्रित किया गया? नहीं। लोकसभा की सदस्य संख्या को नियंत्रित किया गया है? नहीं। लोकसभा और विधानसभा के मंत्रियों की संख्या को निश्चित किया गया, बिल्कुल कि 15% से अधिक नहीं होगी। तो 15% से अधिक नहीं होगी। 91 संविधान संशोधन अधिनियम और 93 को भूलना मत। OBC को, SC को, ST को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। फिर है निम्नलिखित में से किन विषयों पर संशोधन हेतु संसद को 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, प्लस कम से कम आधे राज्यों के? 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करना हो, अगर 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करना हो तब उसे जरूरत पड़ेगी। ठीक, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करना हो तब उसे जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा उसे अगर अनुच्छेद 368 में परिवर्तन करना हो तब, और उसके बाद में ये तो 1 और 3 तो हमें पता चल गया, 1 और 3 है। अगर 1 और 3 है तो जाहिर सी बात है सब के सब होंगे, मतलब 1 और 3 और 368 73 अनुच्छेद 73 भी है हमारा, अनुच्छेद 73 भी है। और उसके बाद में यहाँ पर है 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे विधानमंडलों की जरूरत होगी। अगर 54-55 राष्ट्रपति के निर्वाचन 73 में करना हो, 73 मंत्रिपरिषद, और उसके बाद में 162, 241 संघ की न्यायपालिका समवर्ती सूची, मतलब 7वीं अनुसूची में परिवर्तन, 368 में खुद संशोधन करने के लिए। फिर उसके बाद में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, ऐसे कौन से जो साधारण बहुमत से विधान परिषदों का निर्माण करना हो? बिल्कुल 7वीं अनुसूची नहीं, 7वीं अनुसूची के ऊपर ही हम लोग देख रहे हैं कि संघीय मामला, आधिकारिक भाषा का प्रयोग से संबंधित मामला हो तब भी यह 1 और 3 यहाँ से मिला। अब 1 और 3 बी वाला सही होगा। साधारण बहुमत से संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों को स्वीकृत, जैसे नए राज्यों की स्थापना करना हो, नए राज्यों की स्वीकृति या स्थापना करना हो, नए राज्यों का गठन, वर्तमान राज्यों की क्षेत्रफल सीमाओं में परिवर्तन करना हो, ये अनुच्छेद 2 है, कोई नया राज्य, और ये क्या है, राज्य पहले से ही था उसमें। ठीक,
और राज्यों की विधान परिषदों का गठन करना हो या उनका समापन करना हो, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभापति, देखिए पैसों से जुड़ा मामला सब क्या है, वेतन के लिए ही परेशान, वेतन वेतन जैसे मामलों को साधारण बहुमत से ही काम करना चाहिए, क्योंकि जब जानते हैं कि पैसे के सब भूखे हैं, तो ऐसे प्रावधानों को क्या किया जाएगा, साधारण काम से आसानी से पैसे बढ़ा दो, लूटो को। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभापति, न्यायाधीश, ठीक, याद करने के लिए। तो इन सब के विशेष और उसके बाद में संसद में कोरम की बात हो। संसद में कोरम का मतलब है कि जब जो है बैठक होगी तो कितने सदस्य उपस्थित होंगे। अभी तो कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होना, जैसे 250 मेंबर है राज्यसभा में, तो 10% मतलब 1/10 मतलब 25 लोगों का होना जरूरी है, तभी जो है राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी। फिर क्या है यहाँ पर, संसद के सदस्यों के वेतन और परिलब्धियां संसद बिल्कुल आसानी से, यही लिए तो चुनाव लड़ते हैं सब, पैसे के लिए, और साधारण से काम होगा। संसदीय प्रक्रिया के नियमों में संशोधन। तो जो संसदीय प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया मतलब संसद का संचालन कैसे होगा, आसानी से होना चाहिए। इसे सारे काम इतने बहुत बड़े थोड़ी ना है, वरना संसद कैसे चलेगी। पता चला विशेष बहुमत दे दिए, पारित ही नहीं हो रहा, संसद चल ही नहीं पा रही है। संसद, उसके सदस्यों, उसकी समितियों के विशेषाधिकार, बिल्कुल सही बात है, ये भी साधारण सा काम है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना है या नहीं, ये भी साधारण सी बात है। उच्च कनिष्ठ जजों की, हाँ, संख्या बढ़ाना हो तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर भी ये। और क्षेत्राधिकार, देखिए उसको जो है अतिरिक्त क्षेत्राधिकार देना हो, क्षेत्राधिकार में जब बढ़ाना हो तब जो है साधारण, लेकिन जो घटाने जैसे मामले किए ही नहीं जा सकते किसी भी प्रस्ताव के माध्यम से। आधिकारिक भाषा का प्रयोग करने से संबंधित मामला हो, नागरिकता का अधिग्रहण करना हो, संसद और विधानमंडलों का चुनाव करवाना हो। संसद और विधानमंडलों का चुनाव क्यों? क्योंकि संसद और विधानमंडलों का चुनाव साधारण तरीके से, वरना चुनाव ही नहीं पा पाएंगे। विशेष प्रक्रिया दे दिया और उसके बाद पारित ही नहीं हो रहा है विधेयक, तो चुनाव ही नहीं पाए, जबकि चुनाव करवाना जरूरी है, इसलिए इसको साधारण से काम करेंगे। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, ये भी हमें साधारण तरीके, नहीं तो चुनाव ही नहीं पाए, जबकि चुनाव जरूरी है। संघ राज्य क्षेत्र और यूनियन टेरिटरीज जैसी चीज़ें, ये भी होना चाहिए, क्योंकि फिर पांचवी अनुसूची जैसे अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, ये भी पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, ये भी सब क्या है, साधारण तरीके से होना चाहिए, वरना काम हो ही नहीं पाएंगे। विशेष दे देता तो सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में किए जाने वाले संशोधन संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन। सातवीं अनुसूची में जब भी परिवर्तन होगा तो न केवल विशेष बहुमत की जरूरत होगी, बल्कि आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की भी जरूरत होगी। ठीक। और निम्नलिखित में से किन संवैधानिक प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर साधारण, फिर से वही पूछा है, साधारण बहुमत। अब देखते हैं, विधान परिषदों का सृजन, उत्साधन, नागरिकता का अर्जन, और उसके बाद नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत, और उसके बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्यों? क्योंकि ये जो है संघीय मामला है। विधायी शक्तियों का वितरण, ये सवाल रिपीट हुआ है, ये भी नहीं होगा, संघीय मामला है, तो यहाँ से हमने देख लिया। अब देखिए, संविधान को 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से। इतना बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हमने पहले ही भी पढ़ा है कि नए राज्यों का गठन करना, उसके क्षेत्रों, सीमाओं, मौजूदा नाम में परिवर्तन करना हो तो साधारण बहुमत, राज्यों की विधानसभा का निर्माण करना हो, उनको समाप्त करना हो तो ये साधारण बहुमत। इसके अलावा हमने देखा कि 10वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सदन के अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के परिलब्धियां, वेतन भत्ते प्राधिकार से संबंधित है, तो ये भी दूसरी अनुसूची किससे? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सदन के अध्यक्ष, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह के, इन सब की वेतन भत्ते परिलब्धियां, ये सब किससे? दूसरी अनुसूची जुड़े। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान, ये सब क्या हैं? इनको भी पांचवी अनुसूची, जिसमें जो है एसटी क्षेत्र, एससी क्षेत्र के बारे में है, चाहे नागरिकता की समाप्ति वगैरह है, संसद और विधानमंडल के चुनाव से संबंधित जो प्रावधान होते हैं, ठीक। छठी अनुसूची, ये सारे काम। अब देखिए, विशेष बहुमत मतलब कि वो जो है सदन का कुल कुल संख्या का आधा प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, राज्य के नीति निर्देशक सत्ता और मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सत्ता और मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, और जो जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है,
इसमें इसमें दोनों को छोड़कर बाकी सब 2/3 से किए जाएंगे। तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में बदलाव करना हो, संघ राज्य क्षेत्रों की शक्तियों में परिवर्तन करना हो, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च और उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मामला हो, मामला मतलब कि अगर संख्या बढ़ाना है तो केंद्र राज्यों की विधायी शक्तियों के विभाजन से जुड़ा हो, संसद एवं संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब राज्यसभा, राज्यसभा क्योंकि ये भी क्या है, संघीय मामला है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। संसद को की संविधान की प्रक्रिया संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से पूरा का पूरा संघीय ढांचा प्रभावित होगा। 7वीं अनुसूची से ऐसा होगा, इस तरीके से। ठीक है, संसद में राज्यों को प्रतिनिधित्व देना हो, ये भी केंद्र राज्यों के मध्य विभाजित शक्तियों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित मामला, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से वो जो वेतन वाला भत्ता है वाला ये चीज़ें नहीं, ठीक, और संख्या बढ़ाने वाला नहीं, बाकी जो विशेष तरीके से होंगे। इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें देख ली। फिर क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन हेतु प्रस्तुत किसी निजी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन विधान परिषद में नहीं, ये भी गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए अनुच्छेद 368 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, नहीं है, सबके सब गलत हो जाएंगे। हमने देखा है कि 368 से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख करता है। इसको जो है संसद के किसी भी सदन में, लेकिन विधानमंडल में नहीं। निजी विधेयक हो या फिर जो है सरकारी विधेयक हो, राष्ट्र मतलब कि सर मंत्री पेश करे या निजी सदस्य पेश करे तब भी राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों की कम से कम विशेष बहुमत यानी 50% से अधिक प्लस सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 लोगों का समर्थन होना चाहिए। संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संघीय प्रावधानों से जुड़ा है तो विधानमंडलों की स्वीकृति जरूर होगी। आधे देखिए, पूरा का पूरा आपका यहाँ पर पूरी के पूरा ये चैप्टर ही पूरा का पूरा ख़त्म होगा। इसके बाद आपको ये जो है ये वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन आपके सारे डाउट अगर आपको ना रट गया होता, ना रट गया इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद, तो आप मुझसे कहिएगा, रटा जाएगा, एकदम से पूरा रट लेंगे और कहीं भी कभी भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, आगे है संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के भाग 20 में ये क्या है, 20 है, x मतलब 10, 2 मतलब 2, तो 10 + 10 = 20। क्या दिया है, 368 में संसद के संविधान को संशोधित करने की शक्तियां, उनके अनुपालन की प्रक्रियाओं का उल्लेख है। बिल्कुल सही बात है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के उच्च सदन या निम्न सदन या राज्य में तो नहीं, राज्य में तो नहीं, तो ठीक गलत है। संशोधन विधेयक पूर्व अनुमति कह रहा, पूर्व अनुमति की भी जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्रपति ना तो सहमति रोक सकता है और ना ही लौटा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 4 जहाँ होगा वो सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान के भाग 20 में 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है और उसके बाद विधानसभा में नहीं। मंत्री हो या निजी, राष्ट्रपति को अनुमति की जरूरत नहीं होती, स्वीकृति देना बाध्य है। 24 संविधान संशोधन 1971 के तहत राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। निम्नलिखित में से कौन से साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, साधारण बहुमत, ठीक, आधिकारिक भाषा का प्रयोग करना, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व तो 2/3 हैं, संघ विधायी शक्तियों का वितरण तो आधे राज्यों से, संसद में राज्यों का प्रतिनिधि ये भी 2/3 प्लस विशेष बहुमत है, ये दोनों 2/3 प्लस विशेष, ये 2/3 है। और संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति निम्नलिखित विषय पर आते हैं। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना हो, साधारण तरीके से कर सकते हैं। नए राज्यों का निर्माण, मौजूदा राज्यों की क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो यहाँ पर हमारे ये क्या दूसरा अनुच्छेद है, ये तीसरा अनुच्छेद है। ठीक, दोनों में परिवर्तन क्या, दोनों में अंतर ये है कि जब कोई नया राज्य जोड़ते हो तो यहाँ पर क्या होगा, 2 के तहत किया जाएगा। जैसे कि जब जो है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था तो उसमें नया राज्य आया था,
तो यहाँ से ये दो का इस्तेमाल हुआ था। क्षेत्र सीमा में परिवर्तन मतलब जब उसे जो है पश्चिम बंगाल के दायरे में ला दिया गया तो ये क्या हो गया, तो वो क्या हो गया, वो 3 के 3 के लिए, क्योंकि उसकी क्षेत्र सीमा पर बढ़ोतरी की गई। तो संसद उसके सदस्यों, उसकी शक्तियों के विशेषाधिकार, संसद उसके सदस्यों की शक्तियाँ विशेषाधिकार की बात हो, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो, अवर न्यायाधीशों की संख्या ध्यान देना, संख्या बढ़ाने संबंधी बात हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र सौंपना, उच्चतम न्यायालय को अधिक, अगर उसे अधिक पावर सौंपना हो तो साधारण तरीके से किया जा सकता है, आधिकारिक भाषा का प्रयोग से संबंधित बात हो, किस संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति भारत के किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय आपातकाल के क्रियान्वयन को सीमित कर सकता है। आपातकाल को क्रियान्वयन की शक्ति दी गई है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 71 नहीं 76, 42 कैसे याद रखेंगे 76 को, 76 को 4 2 6 और इसके लास्ट में 6 और 4 4 8, 1978 ऐसे याद रखते हैं। 352 एवं अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को संपूर्ण देश के लिए एक साथ या देश के किसी भाग में आपात घोषणा जारी करने की शक्ति है। 352 से 300 से राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष करने की शक्ति। ठीक, आगे हमारा है 2003 के 91 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री को छोड़कर नहीं, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद क्या होगी 15% से अधिक नहीं होगी। ये लोकसभा के किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी, तो दूसरा तो सही है। 91 संविधान संशोधन 2003 दल विरोधी कानून को मजबूत बनाने के लिए कहा गया 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। 75 में जिसे दल बदल के आधार पर योग घोषित किया गया है वह मंत्री के रूप में भी नहीं रहेगा। 91 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह भी प्रावधान किया गया कि जिसे जो है दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया वह मंत्री के पद पर भी नहीं रह सकता, मंत्री भी नहीं रह सकता। और उसके अलावा किसी राज्य में मुख्यमंत्री, यही जो मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी और 12 से कम भी नहीं होगी। ठीक, जल्दी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं रोजगार के लिए 103 संविधान संशोधन अधिनियम इस द्वारा कहाँ कहाँ पर संशोधन हम जानते हैं कि अनुच्छेद 15 और 16 में, अनुच्छेद 15-16 में संशोधन किया गया। तो 2 और 3 में संशोधन किए। तो 103 संविधान संशोधन अधिनियम जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से संबंधित है। 103 संविधान संशोधन अधिनियम तो 100 वाला क्या था, 100 वाला था कि हमने बांग्लादेश को कुछ दिया था और कुछ वहाँ से लिया था। ठीक, और उसके बाद में 101 किससे संबंधित है, जीएसटी, 101 रुपया पैसा देते हैं, ये तो ठीक जीएसटी से संबंधित है। 103 किससे संबंधित है, 103 संबंधित है यहाँ पर 103 संविधान संशोधन 2003 ईडब्ल्यूएस को, जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से, इसमें 15 और 16 में 15 6 और 16 6 जोड़ा गया था। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के बाद हम जानते हैं कि शंकरी प्रसाद मामला, चंपाकम दो रायजन मामला, केशवन संविधान की मूलभूत संरचना, शंकरी प्रसाद मामले में संपत्ति पिछड़े वर्गों का आरक्षण, तो ये तो हमने, लेकिन 1 और 3 पता है, देख लेते हैं। डी सभी सुमेलित हैं। तो हमने देखा कि शंकरी प्रसाद मामला 1951 में प्रथम संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने की शक्ति दे दी गई थी। चंपाकम 1951 में चंपाकम दो राइजन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को समता के अधिकार के आधार पर अवैध घोषित कर वैध माना था। चंपाकम दो राइजन मामला 1951 में चंपाकम दो राइजन मामला 1951 में शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को समता के अधिकार के तहत वैध माना था चंपाकम दो राइजन मामला। केशवानंद भारती मामला 1973 24वां संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखता है, बस मूल ढांचा नहीं परिवर्तित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मिला लेते हैं डायरेक्ट यहीं पर। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति किसमें दी गई है, परिसीमन, मतलब कि 38वां संविधान संशोधन, 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को परिसीमित कर दिया गया था, जो कि बाद में निरस्त कर दिया गया। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, और जिसे जो है कि था
जिसे मिनर्वा मिल्स मामला 1980 मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में इस बात को निरस्त कर दिया गया था। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, क्योंकि सारी समस्या की जड़ यही थी। जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को पूरी तरीके से हटा दिया गया था। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब से? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया कब? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। तो एक बार फिर न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, जिसे जो है मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में निरस्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के हटा दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को उसे कानूनी अधिकार दे दिए गए। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिए गए थे। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 51 सवाल, इन 51 सवालों में आपकी जो बेसिक संविधान संशोधन है एकदम से मजबूत हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। आप 10 बार भी लक्ष्मीकांत को पढ़ के आइए और इन सवालों को हल करिए, आपको अलग ही अनुभूति होगी। मतलब कि पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका पीटी केवल इन्हीं प्रश्नों से निकल जाएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने बेहतर सवाल हैं, यही एग्जैक्ट इनके स्टेटमेंट उठा उठा के सवालों को इसको कर लिया तो समझो एग्जाम में नहीं होगा, पी लिया। ठीक, तो इसको याद रखना है। तो इससे हमारा ये जो है संविधान संशोधन जो एक नज़र में था, इसको हमने ख़त्म कर लिया। इसको 1-2 बार देख लीजिए, आपका पूरा से पूरा एकदम रट जाएगा। ठीक, तो हम लोग अब इसको ख़त्म करते हैं। और लाइक और शेयर ज़रूर करिए, सपोर्ट करिए। और आगे भी ऐसे ही आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी, जिससे आपको पूरी तरीके से एकदम से मजबूत कर दिया जाएगा। एमसीक्यू के माध्यम से ही एग्ज़ाम में पास करा दिया जाएगा, पीटी रुकेगा नहीं इसको पढ़ने के बाद।